पैसों को लेकर कभी अजीब सी एक अनकही सी चिंता महसूस हुई है क्या? अगर हाँ, तो इसमें आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग अपने फाइनेंस को लेकर कहीं ना कहीं परेशान रहते ही हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में हम इसी चिंता को दूर करने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम को समझते हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत से लोग महसूस करते हैं, एक लगातार बनी रहने वाली चिंता जो जब हम अकेले होते हैं या शांत होते हैं ना, तो और भी तेज हो जाती है। एक डर सा कि कहीं पैसों के मामले में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और यही भावना, यही गिल्ट इस प्रॉब्लम की जड़ है। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ जरूरी काम है जो कर नहीं रहे हैं, और यही अपराध बोध हमें अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है। अब ये जो चिंताएं हैं ना, ये कई शक्लों में सामने आती हैं। जैसे कहीं पैसा कमाने की ट्रेन न छूट जाए, कहीं कोई स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने से चूक ना जाए, भविष्य के लिए पर्याप्त पैसा होगा या नहीं इसका डर, या फिर किसी इमरजेंसी के लिए बस कैश जमा करते रहने की एक मजबूरी सी। ये सारे डर हमें एक ही जगह पर लाके खड़ा कर देते हैं, लगातार चिंता की स्थिति में। तो सवाल यह है कि इस चिंता से निपटने के लिए हम करते क्या हैं? हम सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं, और पता है, यही सबसे बड़ी गलती है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। असल में होता क्या है ना, कि हमें नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ धकेला जाता है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री का फोकस हमें एक मजबूत सिस्टम बनाने में मदद करने पर नहीं होता, बल्कि हमें अगला हॉट प्रोडक्ट बेचने पर होता है। इससे उनका तो फायदा होता है, लेकिन हमारी पैसों की चिंता कभी खत्म ही नहीं होती। तो यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। सबसे अच्छा प्रोडक्ट खोजने के बजाय हमें पहले एक सिस्टम बनाने पर ध्यान देना होगा। बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल पर रिएक्ट करने के बजाय हमें अपने लिए एक सेफ्टी नेट यानी कि एक सुरक्षा जाल बनाना होगा, और चिंता को इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम से दूर करना होगा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अपना मनी बॉक्स बनाना। ये आपके फाइनेंशियल जीवन को ऑर्गेनाइज करने का एक बेहद आसान और पावरफुल तरीका है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, मनी बॉक्स सिर्फ कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। इसका पहला काम आपके कैश फ्लो को आसान बनाना और आपकी सेफ्टी को सबसे पहले रखना है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इन्वेस्टमेंट सेफ्टी के बाद आती है, पहले नहीं। और सबसे अच्छी बात, इसे बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स वाली प्रोसेस से होती है, जिसे कोई भी अपना सकता है। देखिए, ये सिस्टम कितना सिंपल है। स्टेप 1, आपकी सारी इनकम, सैलरी हो या कहीं और से पैसा आए, वो सब एक इनकम अकाउंट में आता है। स्टेप 2, हर महीने अपने खर्चों का पैसा एक अलग स्पेंड इट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, इनकम अकाउंट में जो कुछ भी बचा है उसे तुरंत एक इन्वेस्टेड अकाउंट में भेज दीजिए। बस ये सिस्टम अपने आप आपकी बचत को आपके खर्चों से अलग कर देता है। पर सवाल यह है कि ये इतना सिंपल सा सिस्टम इतना असरदार क्यों है? इसके पीछे मेंटल अकाउंटिंग का एक बड़ा दिलचस्प साइकोलॉजिकल सिद्धांत है। जब हम पैसे को इन्वेस्ट जैसा कोई नाम या लेबल दे देते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक अलग तिजोरी में रख देता है। फिर हम उस पैसे को फिजूल खर्ची से बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। ये एक तरह से अपने ही दिमाग को सही काम करने के लिए ट्रिक करने जैसा है। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम का असली मकसद, इसका एंड गोल क्या है? लक्ष्य सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जहां पैसे की चिंता आपके दिमाग पर हावी न हो। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप काम करता रहे। एक बार आपने इसे सेट कर दिया तो आपको इसे साल में बस 1 या 2 बार देखने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कम स्ट्रेस, ज्यादा समय और मन की शांति। यही इस मनी बॉक्स का असली वादा है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। पैसे की इस लगातार चिंता की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, ये हमारे समय, हमारी एनर्जी और हमारी मेंटल हेल्थ पर भी भारी पड़ती है। एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाकर हम सिर्फ अपना आने वाला कल ही नहीं, बल्कि अपना आज भी बेहतर बना सकते। पैसों को लेकर जो स्ट्रेस होता है ना, उससे अगर आप थक चुके हैं, तो चलिए आज बात करते हैं एक बड़े ही स्मार्ट और सिंपल सिस्टम की, जिससे पैसों को संभालना आसान हो जाएगा। ये कहानी तो जैसे हर महीने की है ना? सैलरी अकाउंट में आती है और महीना खत्म होने से पहले ही गायब। समझ ही नहीं आता कि आखिर पैसे जाते कहाँ हैं। अगर ये सवाल दिमाग में घूमता रहता है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा सिस्टम हो जो ये थका देने वाली बजटिंग से कहीं बेहतर काम करे? मतलब एक ऐसा ऑटोमेटिक तरीका जो आपके लिए काम करे, ना कि आपको और काम पर लगा दे। अच्छा, पहले प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं।
हर एक खर्चे का हिसाब किताब रखना, उसे किसी डायरी में या ऐप में लिखना, सच कहूं तो बहुत बोरिंग है। और ईमानदारी से बताइए, कितने दिन तक ये चल पाता है? कुछ हफ्तों में ही सब छूट जाता है और हम वापस वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो होता ये है कि सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है और देखते ही देखते घर का किराया, लोन की ईएमआई, बिजली पानी के बिल, बच्चों की फीस, इन सब में पैसा बन जाता है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ बच भी गया तो वो वीकेंड शॉपिंग या दोस्तों के साथ खाने पीने में निकल जाता है। तो इसका हल कोई मुश्किल बजटिंग में नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट कैश फ्लो सिस्टम में है। आइडिया बहुत ही सिंपल है, अपने पैसों को उनके काम के हिसाब से 3 अलग-अलग डिब्बों में या कह लीजिए बकेट्स में बांट देना। तो चलिए इस सिस्टम को फटाफट सेटअप करते हैं। ये बस एक बार का काम है और बहुत आसान है। स्टेप 1, 3 बैंक अकाउंट बनाइए। अगर पहले से हैं तो और भी बढ़िया। स्टेप 2, उन्हें बिल्कुल साफ साफ नाम दीजिए। एक इनकम अकाउंट, दूसरा स्पेंड इट अकाउंट और तीसरा इन्वेस्ट इट अकाउंट। और सबसे जरूरी स्टेप 3, जिस दिन सैलरी आए उसी दिन बिना ज्यादा सोचे पैसा इन अकाउंट्स में मूव कर दीजिए। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। हर अकाउंट का काम एकदम शीशे की तरह साफ है। इनकम अकाउंट आपका मेन गेट है, जहां से सैलरी, बोनस या कोई भी इनकम अंदर आएगी। स्पेंड इट अकाउंट वो समझिए कि आपके महीने भर के खर्च का बटुआ है। किराया, ईएमआई, बिल्स, घर का सामान, सब कुछ इसी से जाएगा। और इन सब के बाद जो भी पैसा बचा वो सीधा चला जाएगा इन्वेस्टेड अकाउंट। इस सिस्टम की असली खूबसूरती यही है, ये आपके खर्च करने वाले पैसे और बचाने वाले पैसों को अपने आप ही अलग कर देता है। अब आपको रोज रोज अपनी विल पावर से लड़ने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ये काम आपके लिए खुद कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सिंपल सा दिखने वाला सिस्टम इतना असरदार क्यों है? वेल, इसका राज छिपा है साइकोलॉजी में, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही मजेदार प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है। सोर्स में एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए, अगर आपके घर में एक मुर्गा पलता हो और उसका नाम आपने प्यार से चीकू रखा हो, क्या आप उसे डिनर में खा पाएंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि नाम देने से ना एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, एक पहचान बन जाती है जिसे हम तोड़ना नहीं चाहते। बस इसी को मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। जब आप एक अकाउंट को इन्वेस्टेड का नाम दे देते हैं तो आपका दिमाग उस पैसे पर एक टैग लगा देता है कि यह पैसा निवेश के लिए है, इसे छूना मना है। फिर आप उस पैसे से कोई नई जीन्स या फोन खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे। असल में आप अपने ही दिमाग को पैसे बचाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो पैसे बचाने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम तो बन गया, लेकिन इस सिस्टम को और आपकी बचत को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच भी तो चाहिए ना। और वही सुरक्षा कवच है इमरजेंसी फंड। देखिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अचानक नौकरी चली जाए या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। ऐसे मुश्किल वक्त में इमरजेंसी फंड ये पक्का करता है कि आपको अपनी मेहनत की कमाई से किए गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स को तोड़ने की नौबत ना आए। तो अब मन में 2 सीधे सवाल आएंगे कि भाई इस फंड में कितना पैसा जमा करना है, और दूसरा इस पैसे को रखना कहां पर है। चलिए इन दोनों सवालों का जवाब जानते हैं। ये बार चार्ट इसे बहुत आसानी से समझाता है। एक जनरल नियम है कि कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों की बराबर पैसा होना चाहिए। और हाँ, जरूरी खर्चों का मतलब सिर्फ घर का राशन नहीं, इसमें लोन की ईएमआई और बच्चों की स्कूल फीस जैसे बड़े खर्चे भी शामिल हैं। अगर कोई कम रिस्क वाली फैमिली है, मान लीजिए पति पत्नी दोनों कमाते हैं और बच्चे नहीं हैं, तो 3 महीने का फंड भी चल सकता है। लेकिन अगर घर में कोई एक ही कमाने वाला है और परिवार की जिम्मेदारी है, तो 12 महीने का फंड रखना ही समझदारी है। अच्छा, अब ये पैसा रखना कहाँ है? इसे अपने रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि वहां ये महंगाई को भी मात नहीं दे पाएगा। इसे ऐसी जगह रखना है जहां 2 चीजें हों। पहली, ये पूरी तरह सेफ हो और जरूरत पड़ने पर 1-2 दिन में मिल जाए, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं। और दूसरी, ये सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न दे। इसके लिए 2 सबसे अच्छे ऑप्शन हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसके आधार पर एक छोटा सा मनी हेल्थ चेक करते हैं। देखते हैं कि फाइनेंशियल सेहत कैसी चल रही है। सबसे पहले कैश फ्लो का हेल्थ चेक। जरा खुद से ये सवाल पूछिए, क्या वो 3 अकाउंट वाला सिस्टम बनाया है? क्या घर चलाने के खर्चे आपकी टेक होम सैलरी के 45 से 50% के अंदर हैं? सारी ईएमआई मिलाकर कहीं सैलरी के 25-30% से ज्यादा तो नहीं जा रही? और सबसे जरूरी, क्या हर महीने कम से कम 15 से 20% की बचत हो पा रही है? अब बारी है इमरजेंसी फंड के हेल्थ चेक की। क्या अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से 3, 6 या 12 महीने के जरूरी खर्चों का फंड तैयार है?
और क्या ये पैसा सही जगह पर पार्क किया हुआ है, जैसे कि एक एफडी या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में, ना कि बस सेविंग्स अकाउंट में? तो इस सारी बातचीत के बाद अब एक्शन लेने का समय है। सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा। क्या आज ही दूसरा और तीसरा बैंक अकाउंट खोला जाएगा, या पहले बैठकर महीने के खर्चों का अंदाजा लगाया जाएगा ताकि पता चले कि स्पेंडेड अकाउंट में कितना पैसा डालना है? सोचिए मत, शुरुआत कीजिए। आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा आखिर जाता कहां है? आज हम आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सॉर्ट करने वाले हैं। हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल 3 स्टेप्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे आप अपने पैसों का एक ऐसा मजबूत किला यानी एक फाइनेंशियल फोर्ट्रेस बना सकते हैं जिसे कोई हिला ना पाए। हम सबकी लाइफ में ये मोमेंट आता है जब हम सोचते हैं, यार ये पैसे जाते कहाँ हैं? अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या गाड़ी खराब हो जाती है, ऊपर से फ्यूचर की टेंशन और इन्वेस्टमेंट का कंफ्यूजन अलग। अगर आपको भी ये सब जाना पहचाना लग रहा है तो यकीन मानिए ये एक्सप्लेनर आपके लिए ही है। तो रेडी हैं? हम आपके इस फाइनेंशियल किले को 3 हिस्सों में स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी नींव डालेंगे यानी सुरक्षा, फिर उस किले के अंदर दौलत बनाएंगे और आखिर में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। आपके किले की जो सबसे पहली और सबसे जरूरी दीवार है ना, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। जरा सोचिए, आप सालों तक मेहनत करके पैसा जोड़ते हैं और एक मेडिकल इमरजेंसी आती है और उसे कुछ ही दिनों में साफ कर देती है। हेल्थ इंश्योरेंस बस इसी सिचुएशन से आपको बचाने का काम करता है। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं ऑफिस से कवर तो मिला ही हुआ है, अलग से क्यों पैसे खर्च करूं? लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे एक कहानी है जहां एक कॉलीग भी यही सोचते थे, फिर एक दिन उनकी कंपनी ने अचानक उनके पेरेंट्स का कवर कम कर दिया। देखिए, जॉब बदली या आप रिटायर हुए तो ऑफिस कवर गया, इसलिए एक पर्सनल कवर होना नॉन नेगोशिएबल है। कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। अच्छा, अब जब आप पॉलिसी लेने जाएंगे तो इन 3 छुपे हुए जाल से जरूर बचिएगा। पहला है कोपे। इसका मतलब है कि बिल का कुछ % आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। दूसरा, सब लिमिट्स, यानी हॉस्पिटल के रूम रेंट जैसे खर्चों पर एक लिमिट लग जाती है। और तीसरा, कुछ पॉलिसीज में खास बीमारियों के लिए सालों का वेटिंग पीरियड होता है। सस्ती पॉलिसी के चक्कर में ऐसी पॉलिसी मत ले लेना जो जरूरत के टाइम काम ही ना आए। तो सवाल उठता है, कवर लें तो कितना लें? देखिए, अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं और आपकी एक छोटी फैमिली है तो कम से कम 15 लाख का फैमिली फ्लोटर कवर जरूरी है। आजकल मेडिकल इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि इतना कवर आपको एक सुकून की नींद देगा। ओके, तो किले की पहली दीवार तो पक्की हो गई। चलिए अब दूसरी दीवार बनाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए था, लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार के लिए है। ये इसलिए नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा, नहीं, ये इसलिए है कि अगर कल को आप नहीं रहे तो भी आपके परिवार का फाइनेंशियल फ्यूचर सेफ रहे। जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस बोले तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस। ये सबसे सिंपल, सबसे साफ सुथरा यानी प्योर फॉर्म है। आप हर साल एक छोटा सा प्रीमियम देते हैं और उसके बदले आपकी फैमिली को एक बहुत बड़ा कवर मिलता है अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। बस, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई रिटर्न का झंझट, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा। और ये स्लाइड आपको वो जाल दिखाती है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं। मार्केट में ना इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, जैसे एंडाउमेंट प्लान्स या यूलिप्स। जरा इस टेबल को देखिए। टर्म प्लान में प्रीमियम बहुत कम और कवर बहुत बड़ा, जबकि इन मिक्स्ड प्लान्स में प्रीमियम बहुत ज्यादा, कवर छोटा सा और रिटर्न वो भी एफडी से कम। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके दिए प्रीमियम का 42% तक तो एजेंट कमीशन में चला जाता है। अब आप खुद सोचिए, स्मार्ट चॉइस क्या है? एक टर्म प्लान के जरिए 1 करोड़ का कवर लेना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है। ये अमाउंट सुनने में शायद बड़ा लगे, पर आपके परिवार को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखने के लिए ये बहुत जरूरी हो सकता है। और अब सबसे सरप्राइजिंग बात, इस 1 करोड़ के कवर का प्रीमियम कितना है? अगर आपकी उम्र 30 साल के आसपास है तो साल का सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए। ये तो शायद आपके साल भर के फोन के बिल से भी कम है। इतने कम प्रीमियम पर इतनी बड़ी सुरक्षा, शॉकिंग है ना? तो आपको कितना कवर लेना चाहिए? इसका एक सिंपल सा रूल है। आपकी सालाना टेक होम इनकम जो है उसका 8 से 10 गुना, प्लस उसमें अपने सारे लोन्स जैसे होम लोन, कार लोन, उनका अमाउंट भी जोड़ लीजिए। इससे यह पक्का हो जाएगा कि आपके बाद आपकी फैमिली पर ना तो इनकम की चिंता होगी और ना ही किसी लोन का बोझ। चलिए, तो आपके किले की दीवारें यानी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब बिल्कुल तैयार हैं। अब वक्त है इस किले के अंदर दौलत उगाने का, पैसा बनाने का। अब हम एंटर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में।
हम में से ज्यादातर लोगों को ना इन्वेस्ट करने से डर लगता है। हमें लगता है कि बैंक में पड़ा पैसा बिल्कुल सेफ है, पर सच तो ये है कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन हर दिन हर साल आपके उस पैसे की कीमत कम कर रही है। जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल 106 की होगी। आपका बैंक उतना रिटर्न नहीं देगा। तो असली रिस्क इन्वेस्ट ना करने में है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? अपने फाइनेंशियल गोल्स को इन 3 टाइम बकेट्स में डाल दीजिए। पहला, ऑलमोस्ट देयर, यानी वो गोल्स जो अगले 3 साल में पूरे करने हैं। दूसरा, इन सम टाइम, जो 3 से 7 साल में आने वाले हैं। और तीसरा, फार अवे, जो 7 साल से भी ज्यादा दूर हैं, जैसे कि आपका रिटायरमेंट। और ये रहा इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा नियम, इसका गोल्डन रूल। अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हमेशा सेफ प्रोडक्ट्स जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स या लिक्विड फंड्स में पैसा रखें। और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप ग्रोथ वाले प्रोडक्ट्स जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स चुन सकते हैं, जहां पैसे को बढ़ने का पूरा टाइम मिलता है। बस अपने प्रोडक्ट को गोल से मैच कर लीजिए, यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। तो हमने अपने फाइनेंशियल किले को बनाने के सारे स्टेप्स देख लिए हैं, पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमने इस पूरे सिस्टम को 3 सिंपल गोल्डन रूल्स में समराइज कर दिया है, जिन्हें आप आज से अभी से फॉलो कर सकते हैं। रूल नंबर 1, ऑफिस के कवर के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। आपकी सालों की मेहनत की कमाई को एक झटके में खत्म होने से बचाने के लिए एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कवर सबसे जरूरी है। यह आपके फाइनेंशियल प्लान की नींव है। रूल नंबर 2, जब भी लाइफ इंश्योरेंस की बात हो तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट 2 अलग-अलग चीजें हैं, उन्हें कभी मिक्स मत करिए। कम प्रीमियम, बड़ा कवर, यही सही डील है। और रूल नंबर 3, अंधे में तीर मत चलाइए। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत करिए। अपने गोल्स को टाइम बकेट्स में बांटिए और हर गोल के टाइम के हिसाब से सही प्रोडक्ट चुनिए। वेल्थ बनाने का यही सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो ये था आपका 3 स्टेप प्लान। पहले सुरक्षा की दीवारें खड़ी करें और फिर उसके अंदर वेल्थ क्रिएट करें। जानकारी अब आपके पास है, प्लान आपके सामने है। अब सवाल बस एक है कि आप एक्शन कब ले रहे हैं। आप अपना फाइनेंशियल फोर्ट्रेस कब मजबूत कर रहे हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। आपने जो पैसा इतनी मेहनत से कमाया है ना, क्या वो वाकई आपके लिए मेहनत कर रहा है या बस बैंक में पड़ा है? आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने पैसे को काम पर लगाया जाए। एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ना एकदम सिंपल बना देगा। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपका पैसा आपके लिए मेहनत कर रहा है? मतलब क्या वो सच में बढ़ रहा है, आपकी तरक्की में आपकी मदद कर रहा है, या बस बैंक अकाउंट में पड़े पड़े अपनी वैल्यू खो रहा है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे निवेश के पुराने तरीके, फिर बात करेंगे पैसा बनाने की असली मशीन, इक्विटी की। उसके बाद समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं और ये कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, इन सबको जोड़कर अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन तरीकों की जो हम बचपन से देखते और सुनते आए हैं। हमारे मम्मी पापा, दादा दादी सब यही तो करते थे, है ना? फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सोना खरीदना या फिर एक प्रॉपर्टी लेना, ये सब बहुत सेफ लगता है। पर सवाल ये है कि क्या ये आज के जमाने में हमारी तरक्की के लिए काफी है? देखते हैं। देखो, मोटे तौर पे ना 2 रास्ते हैं। एक है एकदम सेफ रास्ता, मतलब एफडीज और बॉन्ड्स। ये ऐसा है जैसे आपने बैंक या सरकार को उधार दिया, पैसा डूबेगा नहीं इसकी गारंटी है, पर रिटर्न इतना कम मिलता है कि आपकी ग्रोथ ही रुक जाती है। और दूसरा रास्ता है जो लगता है कि भाई यही अमीर बनाएगा, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। पर पता ही क्या, इस रास्ते पर कुछ छुपे हुए स्पीड ब्रेकर्स हैं जो हमें अक्सर दिखते ही नहीं। तो क्या है ये स्पीड ब्रेकर्स? अच्छा, सोने की बात करते हैं। जैसे ही आप ज्वेलरी खरीदते हैं, मेकिंग चार्जेस और जीएसटी में ही आपका 10-20% पैसा तो कट गया। मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू होने से पहले ही लॉस, और इससे कोई रेगुलर इनकम भी नहीं आती। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलिक्विडिटी, मतलब आपको आज पैसे चाहिए तो क्या आज घर बिक जाएगा? नो वे। ऊपर से मेंटेनेंस, टैक्सेस और लोन का इंटरेस्ट, ये सब आपका रिटर्न खा जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये दोनों ही इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट नहीं कर पाते या बस मुश्किल से कर पाते। तो क्या सोना खरीदना ही नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोने को आप एक इंश्योरेंस की तरह समझो, दौलत बनाने का टूल नहीं। ये इन्फ्लेशन के खिलाफ आपकी रक्षा करता है। तो रूल क्या है? सिंपल, अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% सोने में डालिए, और वो भी ज्वेलरी में नहीं बल्कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं है और ऊपर से सरकार आपको इंटरेस्ट भी देती है। विन विन। ओके, तो अब आते हैं असली चीज पर।
वो तरीका जो सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं करता बल्कि सच में आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इक्विटी की, यानी शेयर बाजार की। आई नो बहुत लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, लगता है ये तो सट्टा है, जुआ है। पर असल में ये जुआ नहीं है, ये देश की बेहतरीन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदना है। आप मालिक बन रहे हैं, जुआरी नहीं। यहाँ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना होगा वॉलेटिलिटी और रिस्क के बीच। वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट का रोज का ऊपर नीचे होना, ये तो बस मौसम जैसा है यार, आज धूप है कल बारिश, ये नॉर्मल है। ये असली रिस्क नहीं है। असली रिस्क है इन्फ्लेशन से हार जाना, मतलब आपके पैसे की बाइंग पावर कम हो जाना। और जानते हैं क्या, सारे आंकड़े यही दिखाते हैं कि अगर आप 7 से 10 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मार्केट का मौसम चाहे कैसा भी हो, आखिर में आपकी फसल अच्छी ही होती। तो एक आम इंसान के लिए सबसे सेफ तरीका क्या है? सिंपल, इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस भारत की 30 या 50 सबसे बड़ी, सबसे अच्छी कंपनियों की एक टोकरी है। जब आप इस टोकरी में पैसा डालते हैं तो आप किसी एक कंपनी पर नहीं, बल्कि इंडिया की पूरी ग्रोथ स्टोरी पर पैसा लगा रहे होते हैं। स्मार्ट है ना? और अब कंपाउंडिंग का जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए। ये नंबर आपको चौंका देगा। सोचिए, 1980 में किसी ने सेंसेक्स में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते और बस भूल गए होते। आज उस 1 लाख की वैल्यू क्या होती? गेस करो, 2.3 करोड़ रुपीस। जी हां, आपने सही सुना, 2.3 करोड़। और वही 1 लाख अगर एफडी में होता तो सिर्फ 19 लाख। ये जो डिफरेंस है ना, जमीन आसमान का, यही इक्विटी की असली पावर है। तो अगर आपको इक्विटी में सक्सेस चाहिए तो बस ये 3 सुनहरे नियम याद रखिए। रूल नंबर 1, पेशेंस, धैर्य रखो। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये बिजनेस में हिस्सेदारी है। रूल नंबर 2, टाइम, समय दो। कम से कम 7 से 10 साल का व्यू लेकर चलो, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। एंड रूल नंबर 3, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो। इसका सीधा मतलब है आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाएगा। आपका प्रॉफिट भी री इन्वेस्ट होकर प्रॉफिट कमाता है और इसी तरह आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। ओके, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि हम जैसे आम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करें कैसे? क्या हमें रोज रोज स्टॉक मार्केट देखना पड़ेगा? कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा बेचें? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत ही सिंपल और सेफ तरीका है, म्यूचुअल फंड्स। ये आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के सारथी हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। सो व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? इसे आप एक बहुत बड़ी बाल्टी की तरह इमेजिन करो। इस बाल्टी में आप जैसे हजारों लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट होता है जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। वो इस पूरी बाल्टी के पैसे को रिसर्च करके अलग अलग अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। आपका सिरदर्द खत्म, आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। अब म्यूचुअल फंड्स भी ना बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। इसे समझने के लिए एक मस्त एनालॉजी है, टैक्सी वर्सेस मेट्रो। एक्टिव फंड एक टैक्सी की तरह है। फंड मैनेजर ड्राइवर है जो मार्केट को बीट करने के लिए शॉर्टकट्स लेता है, रास्ते बदलता है। जाहिर है ये सर्विस महंगी होती है। दूसरी तरफ है पैसिव फंड, जो एक मेट्रो की तरह है। इसका रूट फिक्स्ड है, ये बस मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 की नकल करता है। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, इसलिए ये बहुत सस्ता होता है। और पता है ये सस्ता या महंगा होना लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है? हर फंड एक छोटी सी ईयरली फी लेता है जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। सुनने में लगता है अरे 1% ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। इस चार्ट को देखो, 30 साल में सिर्फ 1% ज्यादा फी आपके फाइनल अमाउंट का 25% हिस्सा खा सकती है। मतलब आपकी मेहनत की कमाई का 1/4 हिस्सा बस फीस में चला गया। इससे बचने का एक ही तरीका है, हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनो। नो एजेंट, नो कमीशन, सीधा सीधा आपकी बचत। तो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका क्या है? SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बस एक ऑटो पायलट मोड है। हर महीने एक फिक्स डेट पर एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से निकलकर अपने आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। इसके 2 सुपर फायदे हैं, एक डिसिप्लिन बन जाता है और दूसरा मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा मिलता है। जब मार्केट नीचे होता है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। इट्स जीनियस। ऑलराइट, तो अब तक हमने सारे टूल समझ लिए, डेट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, SIPs, सब कुछ। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, इन सब पीसेस को जोड़कर अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। चलिए अब एक्शन प्लान बनाते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने गोल्स को टाइम के हिसाब से बांटना। इसे कहते हैं द मनी बॉक्स प्लान। बहुत सिंपल है। बॉक्स 1 शॉर्ट टर्म गोल्स, जो 3 साल से कम के हैं, जैसे अगले साल कार लेनी है, इसका पैसा FDs या लिक्विड फंड्स में रखो, यहां सेफ्टी फर्स्ट। बॉक्स 2 मीडियम टर्म गोल्स, 3 से 7 साल वाले, जैसे 5 साल में घर रेनोवेट कराना है, इसका पैसा हाइब्रिड फंड्स में डालो, जहां सेफ्टी और ग्रोथ का मिक्स है। और बॉक्स 3
लॉन्ग टर्म गोल्स 7 साल से ज्यादा वाले, रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, ये पैसा जाएगा इक्विटी फंड्स में, क्योंकि यहां हमें ग्रोथ चाहिए। और इसके पीछे का लॉजिक ना एकदम सीधा है। आपकी उम्र जितनी कम है, आपके पास उतना ही ज्यादा टाइम है। मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो रिकवर करने का पूरा मौका मिलता है, इसीलिए आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। सीधी सी बात है, आपके गोल्स जितने दूर, आप इक्विटी में उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सवाल आता है, इक्विटी में कितना पैसा लगाएं? इसके लिए एक सिंपल रूल ऑफ थंब है, 100 माइनस योर एज। मान लो आप 30 साल के हो तो 100 माइनस 30 यानी 70% पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। और अगर आप 60 के हो तो 100 माइनस 60 यानी 40%। अब देखो, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये एक फैंटास्टिक रूल है। तो दोस्तों, हमने इन्वेस्टमेंट की पूरी दुनिया को डीकोड कर लिया है। अब ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपके हाथ में एक पावर है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि कब शुरू करना है। आपका पहला कदम क्या होगा? क्या आप आज ही अपने गोल्स को एक डायरी में लिखेंगे या 500 रुपए की अपनी पहली SIP शुरू करेंगे? याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का ये लंबा सफर आपके इसी पहले कदम से शुरू होगा। ऑल द बेस्ट। पैसे को मैनेज करने की हमारी इस पूरी यात्रा में हमने कैश फ्लो बनाने से लेकर सही जगह इन्वेस्ट करने तक बहुत कुछ सीखा है। लेकिन सोचिए, एक घर बनाने के बाद उसकी देखभाल करना भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि अपनी मेहनत की कमाई से बनाए इस मनी बॉक्स को हमेशा के लिए सुरक्षित कैसे रखा जाए। चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आर्थिक आजादी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है? देखिए, ये कोई उम्र नहीं है कि 50 के हो गए या 60 के हो गए, नहीं, ये एक नंबर है, एक मैजिकल फिगर, जिसके बाद किसी को भी अपनी जरूरतों के लिए काम करने की मजबूरी ना रहे। तो क्या है वो नंबर? तो आज हम सब मिलके इस पहेली को सुलझाएंगे। सबसे पहले हम उस जादुई नंबर को ढूंढेंगे, फिर हम सीखेंगे कि अपने फाइनेंशियल प्लान की देखभाल कैसे करें, बिल्कुल एक बगीचे की तरह। हम वसीयत की अहमियत को भी समझेंगे, उन बड़ी बड़ी गलतियों से बचेंगे जो सब कुछ बिगाड़ सकती हैं। और हाँ, आखिर में एक सीधी सादी चेकलिस्ट मिलेगी जो हमेशा आपके काम आएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है रिटायरमेंट की तैयारी, यानी वो बहुत दूर वाला लक्ष्य है जहां हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। देखिए, ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा भविष्य बनाने के बारे में है जहां पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम पैसे के लिए। तो वो जादुई नंबर क्या है? एक सीधा सा नियम ये है कि 60 साल की उम्र में किसी के पास भी उसके सालाना खर्च का 18 से 35 गुना पैसा जमा होना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, 18 से 35 टाइम्स। मान लीजिए किसी का सालाना खर्च 5 लाख रुपए है, तो उसे करीब करीब 90 लाख रुपए से लेकर 1.27 करोड़ रुपए तक की जरूरत होगी। अब ये रेंज इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रिटायरमेंट के बाद कोई अपने जमा पूंजी का इस्तेमाल कैसे करना चाहता है। और इस नंबर के पीछे एक बहुत ही पावरफुल सोच है। इसका मकसद ये नहीं है कि हम अपनी जमा पूंजी को धीरे धीरे खाते जाएं और खत्म कर दें। नहीं, असली लक्ष्य ये है कि हम सिर्फ उस जमा पूंजी से मिलने वाले रिटर्न यानी ब्याज या मुनाफे से अपना जीवन चलाएं। सोचिए, ये एक ऐसा पेड़ लगाने जैसा है जो आपको जिंदगी भर फल देता रहेगा। इसके 2 जबरदस्त फायदे हैं। एक तो महंगाई का असर आप पर नहीं होगा, और दूसरा, ये पूरी की पूरी संपत्ति अगली पीढ़ी के लिए एक अनमोल तोहफे के तौर पर बची रहेगी। तो भाई, इस लक्ष्य तक पहुंचे कैसे? एक बड़ा आसान सा नियम है, अपनी उम्र जितनी बचत करें। मतलब अगर किसी की उम्र 25 साल है तो उसे अपनी टैक्स के बाद की इनकम का 25% बचाना चाहिए, 30 की उम्र में 30%, और अगर किसी ने 50 की उम्र तक बचत शुरू ही नहीं की है तो उसे अपनी इनकम का 80% तक बचाना पड़ सकता है। ये साफ दिखाता है कि जितनी जल्दी शुरुआत की जाए, सफर उतना ही आसान होता है। अच्छा, एक बार जब हमारा फाइनेंशियल प्लान बन गया तो क्या काम खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक शानदार मशीन बनाने जैसा है जिसकी समय समय पर सर्विसिंग और देखभाल बहुत जरूरी है ताकि वो हमेशा टिप टॉप चलती रहे। लेकिन एक सवाल आता है, अगर सिस्टम सेट एंड फॉरगेट वाला है, मतलब एक बार बनाओ और भूल जाओ, तो फिर इसे बार बार देखने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है, क्योंकि जिंदगी बदलती है, बाजार बदलते हैं और हमारे लक्ष्य भी तो बदल सकते हैं। तो वो कौन से मोड़ हैं जब हमें रुककर अपने फाइनेंशियल प्लान का एक छोटा सा ऑडिट करना चाहिए? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, हमारी जिंदगी में होने वाले बड़े बदलाव, जैसे शादी होना, नौकरी बदलना या घर में किसी नए मेहमान का आना। दूसरा, बाजार में आने वाले नए और बेहतर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स।
और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, हमारे इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बनाए रखना, जिसे फाइनेंस की भाषा में एसेट एलोकेशन कहते हैं। और यहीं पर रीबैलेंसिंग का जादू काम आता है। सुनने में ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत ही आसान। मान लीजिए किसी ने तय किया कि वो अपना 50% पैसा इक्विटी यानी शेयर बाजार में और 50% डेट यानी सुरक्षित निवेश में लगाएगा। अब अगर बाजार बहुत अच्छा चला और उसका इक्विटी वाला हिस्सा बढ़कर 60% हो गया, तो उसे बस इतना करना है कि वो बढ़े हुए 10% प्रॉफिट को बेचकर डेट में डाल दे, ताकि बैलेंस वापस 50-50 का हो जाए। ये अपने मुनाफे को लॉक करने और रिस्क को कम करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो ये सब कब करना चाहिए? रोज रोज बाजार को देखने की कोई जरूरत नहीं है। साल में 1 या 2 बार काफी है। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे किसी खास दिन से जोड़ दिया जाए, जैसे किसी का जन्मदिन हो या दिवाली का त्योहार। इससे ये एक आदत बन जाती है और हम इमोशनल होकर कोई भी फैसला लेने से बच जाते हैं। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसके बारे में बात करना अक्सर लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी है। वसीयत यानी एस्टेट प्लानिंग। ये सिर्फ संपत्ति के बंटवारे के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने परिवार की देखभाल करने और उन्हें भविष्य के झगड़ों से बचाने का एक तरीका है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि बैंक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी बना दिया तो काम हो गया, लेकिन कानून की नजर में नॉमिनी सिर्फ संपत्ति का एक रखवाला या केयर टेकर होता है, मालिक नहीं। संपत्ति का असली मालिक कानूनी वारिस होता है और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ वसीयत से होता है। अगर वसीयत नहीं है तो ये संपत्ति परिवार के सभी कानूनी वारिसों में कानून के हिसाब से बढ़ जाती है, चाहे हम कुछ भी क्यों ना चाहते हों। तो एक अच्छी वसीयत में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपनी सारी संपत्ति की एक पूरी लिस्ट बनाइए, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ। और हाँ, अपनी डिजिटल संपत्ति जैसे सोशल मीडिया अकाउंट और उनके पासवर्ड भी मत भूलिएगा। दूसरा, बिल्कुल साफ साफ लिखिए कि किसे क्या देना है, ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही न रहे। और तीसरा, एक एग्जीक्यूटर नियुक्त करें, यानी एक ऐसा भरोसेमंद इंसान जो ये पक्का करेगा कि आपकी इच्छा का पूरी तरह से पालन हो। और हाँ, ये जरूरी है कि एग्जीक्यूटर उन लोगों में से ना हो जिन्हें संपत्ति मिल रही है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। हमने प्लान बना लिया, उसकी देखभाल करना सीख लिया और भविष्य को भी सुरक्षित कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, और ये गलतियां हमारे व्यवहार से जुड़ी हैं, यानी डर और लालच से। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती है क्रेडिट कार्ड का कर्ज। जरा सोचिए, क्रेडिट कार्ड कंपनियां सालाना 24% से 36% तक का ब्याज वसूलती हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको इतना रिटर्न दे सके? नहीं, ये एक ऐसा गड्ढा है जो आपकी मेहनत की कमाई को बहुत तेजी से निगल जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा पूरा चुकाएं, सिर्फ मिनिमम अमाउंट नहीं। दूसरी बड़ी गलती है लालच। जब भी कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम का वादा करे तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। पैसा बनाने में समय और अनुशासन लगता है। रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसी स्कीम्स के कुछ उदाहरण हैं पॉन्जी स्कीम्स। ये एक तरह का धोखा है जिसमें नए लोगों के पैसे से पुराने लोगों को रिटर्न दिया जाता है। या फिर कुछ अनियमित क्रिप्टो करेंसी जो असल में सट्टेबाजी की तरह होती हैं। एक आसान सा नियम याद रखिए, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो उसमें अपना पैसा कभी मत लगाइए। लालच का दूसरा साथी है डर। अक्सर जब शेयर बाजार गिरता है तो लोग घबराकर अपनी SIPs बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। जरा सोचिए, जब बाजार में सेल लगती है तो हम ज्यादा खरीदारी करते हैं, है ना? तो जब बाजार गिरता है तो वही म्यूचुअल फंड यूनिट्स हमें सस्ते में मिल रही होती हैं। यही तो ज्यादा खरीदने का सही समय है, बेचने का नहीं। एक समझदार इन्वेस्टर वही होता है जो ऐसे मुश्किल समय में भी अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखता है। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है। अब इन सभी जरूरी बातों को एक साथ एक फाइनल चेकलिस्ट में समेटते हैं, ताकि जो मुख्य बातें हैं वो हमेशा हमें याद रहें। तो सबसे जरूरी बिंदु ये हैं, रिटायरमेंट के लिए अपने सालाना खर्च का कम से कम 18 से 35 गुना का लक्ष्य रखें। अपने प्लान को साल में कम से कम एक बार रिव्यू जरूर करें। एक वसीयत बनाएं और ये समझें कि नॉमिनी सिर्फ एक रखवाला है, असली मालिक नहीं। और सबसे जरूरी, अनुशासन बनाए रखें। महंगे कर्ज और जल्दी अमीर बनने के लालच से हमेशा हमेशा बचें। और अंत में ये सवाल सोचने के लिए है,
इन सभी बातों को जानने के बाद किसी का भी बनाया हुआ मनी बॉक्स कितना सुरक्षित है? क्या उसकी नींव मजबूत है? क्या दीवारें सुरक्षित हैं? और क्या भविष्य की आंधियों का सामना करने के लिए छत पूरी तरह तैयार है? जवाब जो भी हो, अच्छी बात यह है कि आज ही इसे और मजबूत बनाने की शुरुआत की जा सकती है।